चलो हेलो वंस अगेन। खैर, तो हमारे लास्ट क्लास में हम पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। जैसा कि अगर दो इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड का चार्ज अगर उसको छोटे से डिस्टेंस 2l में रख देंगे हम, और हम अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने जाएं अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द चार्ज, मतलब कि अलोंग द एक्सिस, तो उसे हम एक्सियल लाइन कहते हैं भाई। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में अगर किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करेंगे इन दो चार्ज की वजह से, तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल लाइन, है ना। ये क्या है हमारा टॉपिक क्या है? एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट का मतलब क्या होता है? इक्वेटोरियल भी हो सकता है, एक्सियल भी हो सकता है, इसके अलावा कहीं भी पॉइंट हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक्सिस में होगा या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में होगा, उसके अलावा कहीं भी पॉइंट हो सकता है। उसी पॉइंट में हम डायपोल की वजह से क्या निकालने वाले हैं? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये बात समझ में आया? मान लेते हैं कि यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं P, जिस पॉइंट में हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके वजह से? डायपोल की वजह से। अब ये जो पॉइंट है ना ही हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में दिख रहा है, ना ही कहां पे दिख रहा है भाई? एक्सिस में दिख रहा है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? एट एनी पॉइंट कहते हैं। अगर मान लो हम इसको O को अगर रेफरेंस पॉइंट मानेंगे और O से हम क्या कर रहे हैं? पॉइंट को P को लोकेट कर दे रहे हैं एट R डिस्टेंस में। मान लेते हैं जिस पॉइंट P पे, जिसको हम एट एनी पॉइंट माने हैं, जिसमें हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो सेंटर से कितने डिस्टेंस में लोकेटेड है? R डिस्टेंस पे लोकेटेड है। बात यहां तक समझ में आया? अब हमको पता है कि कोई भी डायपोल का जो डायरेक्शन हम जो ले रहे हैं फिजिक्स में, वो कहां से कहां तक ले रहे हैं भाई? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अगर मान लो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब डायपोल का डायरेक्शन ऐसा होगा, है ना। अब चूंकि अगर इस पॉइंट पे ले रहे हैं और रेफरेंस हम इस पॉइंट को मान रहे हैं, तो हमें डायपोल को रिजोल्व करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि डायपोल हमारा इस पॉइंट में तो आया ही नहीं, डायपोल मोमेंट है कि नहीं। हमें देखना होगा, हमें डायपोल मोमेंट को क्या करना पड़ेगा? हमको रिजोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये P है, मान लेते हैं कि डायपोल मोमेंट P जो हमारा ये लाइन दिख रहा है, उससे थीटा एंगल पे ये जो P लाइन है लोकेटेड है ना। उसी पॉइंट, क्योंकि ये थीटा चेंज भी तो हो सकता है। अगर ये थीटा सीधा हो गया तो क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल लाइन। और ये थीटा अगर यहाँ पे मैच कर गया, क्या कहेंगे उसको? हम एक्सियल लाइन कहेंगे भाई। कहेंगे या नहीं कहेंगे? इसीलिए एट एनी पॉइंट के लिए क्या ले लिए हम? एक एंगल थीटा पे ले लिए वो पॉइंट। अगर ये P है और हम P वेक्टर को रिजोल्व करेंगे डायपोल मोमेंट को, अगर ये P है तो ये क्या हो जाएगा? P कोस थीटा, क्योंकि जिसके साथ एंगल बनता है वो कोस थीटा कंपोनेंट होता है। और ये लाइन क्या हो जाएगा भाई? हमारा P साइन थीटा हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? ठीक है। अब जरा समझने का कोशिश करो, थोड़ा देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो हमारा क्या है भाई, वो एक्सियल लाइन है। थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लो, ये जो पॉइंट, हालांकि हम ये लाइन ऐसे लिए हैं, है ना। थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये हमारा एक्सिस है, चार्ज का एक्सिस ये है हमारा, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि ये हमारा एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के वजह से एक्सियल लाइन में क्या सेम डायरेक्शन में नहीं होता डायपोल के साथ? बिल्कुल होता है, क्योंकि पहले भी प्रूव कर चुके हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है एक्सियल लाइन में, जब पहले प्रूव किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से था, E1 और E2 था, याद आया? इस तरह से था, है ना। डायपोल के वजह से ये हमारा अगर डायपोल था -q + q, तो डायपोल हमारा -q से +q में डायरेक्टेड था। और चूंकि E1 का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा था E2 से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में डायरेक्टेड थे। तो मतलब डायपोल का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था? सेम था। बट इक्वेटोरियल पॉइंट में याद होगा हमारे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बने थे, और जो हमारा डायपोल था वो कैसा था? वो कुछ इस तरह से था, एक ट्राइंगल था, याद आया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थे और हमारा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या था? वहां था। मतलब इक्वेटोरियल लाइन के लिए जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से, और एक्सियल लाइन में क्या होता है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? सेम होता है। वही एनालॉजी को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं डिराइव करने के लिए। अब हम कैसे डिराइव करेंगे जरा समझना। मान लेते ये हमारा एक्सियल पॉइंट है ना। तो भाई अगर ये एक्सियल पॉइंट है, तो अगर हम इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो जो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का भी तो डायरेक्शन वही होगा ना। अरे होगा या नहीं होगा? तो हम इसको बोल देते हैं E1। E1 क्या है हमारा? E1 इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। E1 क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके वजह से? एक्सियल पॉइंट जिसको हम मान रहे हैं। रेफरेंस में हम किसको क्या मान लिए? इसको हम एक्सियल पॉइंट मान लिए। क्लियर है भाई? अगर ये एक्सियल है तो ये क्या होगा?
इक्वेटोरियल होगा। और इक्वेटोरियल में हम डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ देख रहे हैं? नीचे की तरफ देख रहे हैं ना। अगर इक्वेटोरियल पॉइंट में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे होगा? क्योंकि अभी समझाएं कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन में जिस डायरेक्शन पे होता है, डायपोल मोमेंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर डायपोल मोमेंट नीचे है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? ऊपर होगा। लेकिन क्या यहाँ पे चेक कर रहे हैं? नहीं। कहाँ पे चेक कर रहे हैं भाई? पॉइंट पी, क्योंकि पॉइंट पी ही एट एनी पॉइंट है, उसी में चेक कर रहे हैं ना। तो एट पॉइंट पी पे एक्सियल और डायपोल का मोमेंट का डायरेक्शन सेम हो गया। बट इक्वेटोरियल लाइन में क्या होगा भाई? ऑपोजिट होगा। क्या होगा? ऑपोजिट होगा। अगर ये नीचे है तो ये कहाँ पे होगा? उसके जस्ट पैरेलल क्या होगा? ऊपर की तरफ तुम्हारा होगा E2। लेट से कि E2 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। आया बात समझ में? लेकिन ना ही हमें एक्सियल में निकालना है, ना ही हमें इक्वेटोरियल में निकालना है। कहां पे निकालना है? एनी पॉइंट पे। ऐसा नहीं कि एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं निकाल सकते, इससे निकाल सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कहीं भी निकालना है। तो मान लेते हैं इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, कि रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो भाई अगर पैरेललोग्राम बनेंगे तो डायगोनल कहां जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है ना। मान लो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? ई है एट एनी पॉइंट पे, जो कि मान लेते हैं अल्फा एंगल से इंक्लाइंड है E1 से। E1 से अल्फा एंगल से इंक्लाइंड है ना। अगर भाई अल्फा 0 हो जाए तो एक्सियल लाइन हो जाएगा, अल्फा 90 हो जाए तो इक्वेटोरियल लाइन हो जाएगा, अगर नेट बात किया जाए तो, है ना। बात आ रहा है समझ में? अब हमको E निकालना है जो कि एट एनी पॉइंट है ना। मतलब एक्सियल और इक्वेटोरियल से कुछ भी एंगल में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड शिफ्ट कर सकता है। उसी को हम क्या कह रहे हैं? एट एनी पॉइंट कह रहे हैं। बात आया समझ में? अब हम इसमें क्या करते हैं? हम कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं जो पढ़े थे हम। क्या कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे भाई? थोड़ा थ्योरी लिख लेते हैं। वो थ्योरी ये है कि मान लेते हैं कि लेट अस रिजॉल्व P into P cos थीटा एंड P sin थीटा। हम जो डायपोल मोमेंट P है उसको क्या रिजॉल्व कर दिए? एस P cos थीटा एंड P sin थीटा, है ना। एंड E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल मोमेंट। कौन सा डायपोल मोमेंट की वजह से क्रिएट हुआ है भाई? P cos थीटा की वजह से। किसकी वजह से क्रिएट हुआ है? P cos। E1 जो क्रिएट हुआ कौन सा डायपोल मोमेंट की वजह से क्रिएट हुआ है? P cos थीटा की वजह से। तो हम लिख दिए E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल मोमेंट P cos थीटा एंड E2 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसके वजह से क्रिएट हुआ है? ड्यू टू P sin थीटा। यहां तक बात समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब हम क्या करते हैं? फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। तो बताओ फिगर के अकॉर्डिंगली E क्या होगा हमारा? रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर होगा। सवाल है ऐसा क्यों होगा? क्योंकि रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। बट चूंकि हम देख रहे हैं E2 और E1 के बीच में एंगल कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो कोस थीटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसीलिए 2E1 E2 कोस थीटा नहीं लिखेंगे, ओनली लिखेंगे E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो यहां पे हमारा जो E आएगा वो कितना आएगा? E1 स्क्वायर। अच्छा E1 कितना होगा, है ना। तो E1 चूंकि हम इस लाइन को क्या कंसीडर किए थे? एक्सियल के जैसा कंसीडर किए थे, है ना। तो हम इसको रेफरेंस में एक्सियल मान रहे थे, एक्सियल पॉइंट मान रहे थे। तो क्या फॉर्मूला होता है एक्सियल के लिए? बताओ जरा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। लेकिन यहाँ पे क्या कंप्लीट p का कंपोनेंट है? नहीं, कंप्लीट p का कंपोनेंट नहीं। यहाँ पे किसका कंपोनेंट है? p cos थीटा का कंपोनेंट। इसलिए 2p के जगह में क्या लिखेंगे? 2p cos थीटा/r³ का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई? E1 का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आया? अब बात करते हैं E2 के बारे में। E2 के बारे में क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज E2? E2 इज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड ड्यू टू P sin थीटा, जो कि इक्वेटोरियल पॉइंट मान रहे हैं हम थोड़ा सा, है ना। क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा अपॉन r³ का होल स्क्वायर। बोलो यहां तक पूरा क्लियर है? यहां तक पूरा क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? क्या ये फिगर समझ में आ गया? वेरी गुड। अब आगे जरा देखना। E इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³ को कॉमन ले सकते हैं। तो हमने ले लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
P बाय आर क्यूब को कॉमन का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों होल स्क्वायर के अंदर में है ना। तो इसके बाद क्या कंपोनेंट बच रहा है इसके, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे क्या बच रहा है भाई, 2 कोस थीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बच रहा है, साइन थीटा का स्क्वायर। बोलो समझ में आया? क्या लिखेंगे, E इक्वल टू, अच्छा एक बात और है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1/4πε0 P बाय आर क्यूब का होल स्क्वायर का रूट ले लेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, 1/4πε0 P बाय, क्लियर है, वहां पे क्या बचेगा भाई, रूट अंडर 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो यहां तक समझ में आया क्या? फाइनल स्टेप हमारा E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 P बाय आर क्यूब। अच्छा 4 कोस स्क्वायर थीटा को क्या 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 4 कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा वैल्यू निकल के आ रहा है वो एट एनी पॉइंट का क्या निकल रहा है भाई, 1/4πε0 P बाय आर क्यूब रूट अंडर 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस। सो दिस इज आवर फाइनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। अब यहाँ सवाल आता है कि क्या प्रूव है कि हम जो फॉर्मूला डिराइव किए वो सही है, मतलब ये जो फॉर्मूला डिराइव हुआ है वो एट एनी पॉइंट का है। एट एनी पॉइंट का क्या मतलब है, हम किसी भी पॉइंट में डाइपोल की वजह से क्या निकाल सकते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो चलो चेक कर लेते हैं, क्या ये एक्सियल पॉइंट निकाल सकता है, क्या इक्वेटोरियल लाइन के लिए निकाल सकता है, क्योंकि एक्सियल के लिए क्या होता था 1/4πε0 2P बाय आर क्यूब, इक्वेटोरियल के लिए क्या होता था अगर मैग्नीट्यूड लें तो 1/4πε0 P बाय आर क्यूब। चलो इसी फॉर्मूला से निकाल के देखते हैं, अगर ये एट एनी पॉइंट का है तो ये कोई भी फॉर्मूला को निकाल सकता है। चलो कंडीशन अप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम क्या कंडीशन अप्लाई करते हैं, हम केस 1 लेते हैं, और केस 1 क्या ले रहे हैं, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए। भाई जब ये थीटा इक्वल टू पूरा 0 डिग्री हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सियल लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सियल लाइन कहेंगे। तो अगर थीटा इक्वल टू 0 हो तो एक्सियल निकलना होगा। जब यहाँ पे 0 डिग्री पुट करते हैं तो कोस 0 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, और 4 का रूट अंडर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब फॉर्मूला आ जा रहा है। अगर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या मिल रहा है, 1/4πε0 P बाय आर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे 0 डालने से 1 आ जा रहा है, 3 + 1 क्या हो जा रहा है 4 आ जा रहा है, 4 का रूट क्या होता है 2 होता है, तो हमारा फॉर्मूला डिराइव हो जा रहा है 1/4πε0 2P बाय आर क्यूब। तो ये हमारा फॉर्मूला किसका डिराइव हो गया, एक्सियल लाइन का। उसी तरह हम इक्वेटोरियल को भी कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे केस 2 ले लो, इक्वेटोरियल लेने के लिए कैसे लेना है इक्वेटोरियल, थीटा को कितना मानना होगा भाई 90 डिग्री, 90 डिग्री पुट करो ये 0 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। तो दिख रहा है हमारा क्या निकलेगा यहाँ पे 1/4πε0 P बाय आर क्यूब, हम मैग्नीट्यूड के टर्म में बता रहे हैं। तो इसीलिए इसको कहते हैं, इस फॉर्मूले को कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, या इसको हम कह सकते हैं एट जनरल पॉइंट। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। आ गया भाई सबको समझ में, किसी को कोई प्रॉब्लम है, सिफत क्लियर है पूरा। चलो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा वो है टॉर्क ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मतलब है, अगर मान लो हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन हमें पैरेलल दिखे इस तरह से, अगर हमारा पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखे तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस पे हम रख देते हैं डाइपोल को, डाइपोल को मतलब क्या है कि 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को रख देते हैं कुछ एंगल से, इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ एंगल से रख लेते हैं। मान लो यहाँ पे हम क्या कर दिए, हम डाइपोल को रख दिए, मान लो ये हमारा -q चार्ज है, ये हमारा +q चार्ज है ना। तो डाइपोल को रख दिए, ये सेंटर है, ये तो कितना डिस्टेंस होगा भाई यहाँ से यहाँ तक, कितना होगा 2L है ना। अभी अगर डाइपोल को हम रख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डाइपोल को रख दे तो क्या होगा। चलो देखते हैं क्या इस पे फोर्स एक्सपीरियंस होगा क्या, क्योंकि याद रखना कूलम फोर्स क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ कि F इक्वल टू क्या होता है भाई Q इंटू E, क्योंकि अभी पढ़े हैं ना हम लोग लास्ट क्लास में E इक्वल टू F बाई Q,
E इक्वल टू एफ बाई फोर्स पर यूनिट चार्ज पर टेस्ट चार्ज पढ़े थे कि नहीं? देन व्हाट इज एफ? Q इंटू ई, मतलब कोई भी चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो वो चार्ज पे क्या लगता है? फोर्स लगता है, मतलब वो चार्ज पे फोर्स एक्सपीरियंस होता है। अगर मान लो कोई चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो उस चार्ज पे फोर्स लगना चाहिए, मतलब वो चार्ज डिस्प्लेस करना चाहिए, है या नहीं है? चलो देख लेते हैं भाई। अगर प्लस Q चार्ज रखेंगे, बहुत ध्यान से समझना, प्लस Q चार्ज को रखेंगे तो प्लस Q चार्ज बच्चा लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है। पॉजिटिव Q चार्ज कहाँ मूव करता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेगेटिव Q चार्ज हमेशा कहाँ मूव करता है? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लीज रिमेंबर दैट। वो ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पहले भी समझा चुके हैं, कहाँ से कहाँ तक है? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज। अगर तुम यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखते हो तो पॉजिटिव से रिपेल करेगा, नेगेटिव से अट्रैक्ट करेगा। तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा? पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर नेगेटिव चार्ज रखे तो नेगेटिव किससे अट्रैक्ट होगा भाई? पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में नेगेटिव चार्ज कहाँ मूव करेगा? इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। बात आया समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता, नेगेटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता। क्या ये बात क्लियर है? अब जरा समझते हैं इसको आगे। तो अगर मान लेते हैं कि ये हमारा Q चार्ज है, ये किसके प्रेजेंस में आ गया भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में आ गया, तो इस पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा इस चार्ज पे? QE। इस पे कितना होगा? इस पे भी QE। अरे -1 तो डायरेक्शन है भाई, ये डायरेक्शन कहां पे होगा बोलो? ये चार्ज कहां मूव करेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ, ये कहां मूव करेगा? इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू। बात आया समझ में? तो भाई बता नेट फोर्स कितना होगा? अकॉर्डिंग टू फिगर हमारा नेट फोर्स कितना होगा? बताओ जरा, है ना? क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू फिगर एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? QE माइनस QE। क्या हो गया? अरे भाई साहब ऐसे कैसे हो सकता है? हम अगर कोई चार्ज को रखेंगे, है ना, वो चार्ज तो डिस्प्लेस होना चाहिए था ना, तो यहाँ तो ये चार्ज मूव करना ही चाहिए। ये मूव क्यों नहीं करेगा? भाई करेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन लीनियर नहीं। कैसा होगा? एंगुलर होगा। क्यों? क्योंकि लीनियर फोर्स अगर जीरो है, इसका यह मतलब नहीं कि एंगुलर फोर्स भी जीरो होगा। एंगुलर फोर्स बोले तो टॉर्क जीरो होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर ऐसे कंडीशन में फोर्स लग रहा है तो 100% यहाँ पे क्या फोर्स अगर जीरो है तो 100% यहाँ पे क्या लगेगा? कपल लगेगा। कपल पहले भी समझा चुके हैं क्लास 11 में, एक ऐसा इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स जो कि एक दूसरे को कैंसल्ड आउट नहीं करे। मतलब हमको लगेगा कैंसल, जैसे मिसाल के तौर पर ये हम मार्कर देख रहे हैं, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये दोनों फोर्स क्या हो रहा है? इक्वल एंड ऑपोजिट है। कैंसल आउट तो हो जा रहा है, लेकिन क्या ये बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है? नहीं। लेकिन अगर कोई फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट तो है। हम अगर मैथमेटिकली करेंगे तो ये फोर्स ऐसे जा रहा है और ये फोर्स ऐसे जा रहा है, कैंसल आउट तो दिख रहा है, लेकिन क्या ये फोर्स बॉडी को रोक के रखेगा या बॉडी को रोटेट करवा देगा? रोटेट करा देगा। तो जब बॉडी को कभी भी फोर्स इस तरह से लगता है डायरेक्शन में, मतलब अगर जो हमारा लाइन है, लाइन से परपेंडिकुलर में लगता है, ये भी लाइन से परपेंडिकुलर है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जब इस तरह से कोई फोर्स लगता है तो वो क्या करता है? कपल बनाता है। ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं? कपल। अगर ऐसे लगेगा तो कैंसल आउट कर देगा, लेकिन इस तरह से लगेगा, एक ऐसे लग रहा है और एक ऐसे लग रहा है, तो ये बॉडी को क्या कर देगा? ऐसे घुमा देगा गोल, है ना, उसको कहते हैं कपल। और उसी कपल का नाम टॉर्क है। क्या कहते हैं उसको? टॉर्क कहते हैं। तो ऐसा कि नेट फोर्स जीरो है, लिखना होगा एज नेट फोर्स इज जीरो सो देयर एग्जिस्ट ए टॉर्क। मतलब अगर नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस करेगा? ये चार्ज टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगा। बात आया समझ में? और पहले भी समझा चुके हैं, टॉर्क लगने के लिए मैक्सिमम टॉर्क कब लगता है? जब फोर्स कोई लाइन से हमारा, है ना, क्या हो जाए? परपेंडिकुलर हो जाए। तो मतलब टॉर्क क्या है भाई? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या है? फोर्स इनटू, पढ़े हैं ना पहले भी हम लोग। तो लिखना होगा एज टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बताओ जरा हमें क्या निकालना होगा भाई? जहां पे फोर्स लग रहा है, फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, और फोर्स तो उस डायरेक्शन में लग रहा है,
तो उन फोर्स का एक परपेंडिकुलर चाहिए या नहीं चाहिए, है कि नहीं। हम क्या करेंगे, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। अब बोलोगे सर ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर कैसे होगा, गौर करना जरा, ये फोर्स का ये लाइन क्या परपेंडिकुलर है या नहीं है। उसी तरह से ये फोर्स के लिए क्या ये लाइन सीधा वाला लाइन परपेंडिकुलर नहीं है, ये फोर्स के लिए ये सीधा वाला लाइन परपेंडिकुलर है, उसी तरह से ये फोर्स के लिए भी यही लाइन परपेंडिकुलर है। बात आया समझ में या नहीं आया। देख भाई, ये फोर्स और ये लाइन सेम डायरेक्शन में है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। ये फोर्स और ये लाइन परपेंडिकुलर है, उसी तरह से ये फोर्स और वही लाइन परपेंडिकुलर है। इसका मतलब अगर नाम दे दें इसको ए और इसका नाम दे दें बी सी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन हो जाएगा फोर्स के साथ, AC हो जाएगा। बात आया समझ में। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब सुनो, जब कभी कपल होता है ना, तो कपल हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट लगता है। मतलब अगर मान लो बॉडी को मूव करवाना है, तुम अगर बॉडी को ऐसे ढकेल रहे हो ना भाई, ऑटोमेटिकली यहां पे एक कपल लग जाएगा और हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट लगता है। तो हमें दोनों कपल लेने का जरूरत नहीं होता, सिर्फ एक को लेते हैं, एक फोर्स को लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और नेगेटिव यहाँ पे कुछ नहीं बल्कि डायरेक्शन है, तो हमको उससे मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, एक फोर्स को लेंगे दैट इज Q इंटू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है भाई, AC है या नहीं है। तो हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हमें क्या निकालना होगा, AC निकालना होगा ना। मान लेते हैं ये जो हमारा डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल में अलाइन है। मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा था ना, तो डाइपोल को क्या किया गया, कुछ एंगल में रखा गया है, समझे। डाइपोल को क्या किया गया, कुछ एंगल में रखा गया है। अगर डाइपोल को कुछ एंगल में थीटा में रखा गया है, तो चूंकि ये लाइन पैरेलल है, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। अगर ये थीटा है तो क्या ये थीटा नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। चलो भाई, ये ट्राइंगल में हम निकालेंगे AC का वैल्यू। जरा बताना, अगर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, है ना, बोलो जरा साइन थीटा क्या होगा भाई, व्हाट इज साइन थीटा इक्वल टू AC अपॉन, वेरी गुड, AC अपॉन क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बोले तो 2L। जिसको सोल्व करने से क्या आएगा भाई, AC इक्वल टू क्या आएगा, 2L। इसका मतलब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू मिल गया है ना। अब हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, पुटिंग AC इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, क्या मिलेगा, टॉर्क इक्वल टू QE इंटू AC। AC कितना है, 2L साइन थीटा। जरा बताना Q इंटू 2L क्या होता है भाई, Q इंटू 2L क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है या नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, Q इंटू 2L डाइपोल मोमेंट इंटू E साइन थीटा हो जाएगा। अगर इसको हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, P क्रॉस, पढ़े है ना, A क्रॉस B इज AB साइन थीटा। तो बच्चा इसका मतलब यह है कि इस बॉडी पे टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, है ना। अच्छा, चूंकि यहाँ पे साइन थीटा पे टॉर्क डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब अगर तुम चाहते हो कि चार्ज मूव ना करे, डाइपोल मूव ना करे, तो कितने एंगल में रखना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, 0 डिग्री के एंगल में, क्योंकि साइन 0 क्या होता है भाई। अच्छा पहले समझना, ये साइन थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, P और E के। P क्या है, डाइपोल मोमेंट, कहां से डायरेक्टेड होगा, -Q से +Q। तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अगर ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अलाइन कर जाए इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट नहीं करेगा। बात आया समझ में, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मैथमेटिकली भी पता चल रहा है हमारा कि साइन 0 क्या होता है भाई, 0 होता है, तो टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा। मतलब अगर मान लो कोई चीज मूव नहीं कर रहा है, अपने जगह में स्थिर है, क्या उसे हम स्टेबल नहीं कहेंगे, कहेंगे, है या नहीं है। अगर कोई हर तरफ हिलते रहता है ना, मूव करते रहता है, हरकत करते रहता है, क्या उसे हम स्टेबल कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे, अनस्टेबल कहेंगे ना, जो बहुत ज्यादा मूव करेगा, है कि नहीं। तो अगर मान लो थीटा 0 डिग्री हो जाए, तो क्या ये डाइपोल मूव करेगा, नहीं मूव करेगा। तो इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे कंडीशन है, समझना होगा, है ना। यहाँ तक बात समझ में आया होगा, यहाँ तक पूरा क्लियर है। अब यहाँ पे कंडीशन समझते हैं स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, है ना। पहला क्या है, केस 1। केस 1 क्या है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा तो टाउ का क्या हो जाएगा, PE साइन
क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है भाई, है ना, ये अपने पॉइंट पे क्या है स्टेबल है, वो मूव नहीं करेगा। अगर मान लो तुम उसको ऐसे हिला भी दोगे हल्का सा ना, वो अपने से फिर से क्या में आ जाएगा रेस्ट में आ जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, बात आया समझ में, हल्का से हिला दोगे तो फिर से वो स्टेबल में आ जाएगा। बट अगर मान लो तुम बोलोगे अरे सर 180 डिग्री में भी तो 0 होता है ना, वो क्या है फिर समझना, बहुत ध्यान से समझना, है ना। अगर मान लो केस 2 ले लेते हैं, ये अगर 180 डिग्री हो जाए, है ना, तो फिर से टॉर्क कितना हो जाएगा, तो क्या इसे इक्विलिब्रियम कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। इक्विलिब्रियम इसलिए कहेंगे क्योंकि यहां पर भी टॉर्क नहीं लगेगा, बट इसका नाम होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सवाल है ऐसा क्यों, नाइंसाफी क्यों, उसका नाम स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसका नाम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों, वो इसलिए क्योंकि हमेशा बच्चा लोग हमेशा डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होना चाहता है ना। यहाँ पे P क्रॉस E का मतलब है हम राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हैं, बता देंगे टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। मतलब देखेंगे P किस डायरेक्शन में, आप घबराओ मत, उसके डायरेक्शन हम बता देंगे। तो P हमेशा कहाँ अलाइन होना चाहता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर कोई चीज़ अलाइन इलेक्ट्रिक फील्ड में, तुम उसको थोड़ा सा उठा दोगे तो फिर से कहाँ जाना चाहेगा, अलाइन होना चाहेगा ना, कि ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा क्या, नहीं, वो तुरंत अलाइन हो जाएगा। लेकिन कोई चीज़ को उल्टा रख दिए हो, 180 डिग्री में रख दियो, ध्यान से समझना, अगर कोई चीज़ को उल्टा रख दिए हो तुम, है ना, हल्का से उसको अगर छेड़ दिए, क्या वो वापस वहाँ पे आएगा, वो कहाँ जाना चाहेगा। इसीलिए इसका नाम क्या है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जब तक यहाँ पे वो स्टेबल है, जहाँ हल्का सा छेड़ दिए ये वापस अपने रास्ते में नहीं आएगा, बल्कि घूम जाएगा, पूरा पूरा स्पीड में घूम के वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में अलाइन होना चाहेगा। स्टेबल तो था, इक्विलिब्रियम में तो था, लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं, क्योंकि अगर स्टेबल में होता छेड़ने से वहीं आ जाता, तुम हल्का सा इसको मूव करवा दिया, क्या वहीं आया नहीं, अपना पोजीशन को चेंज कर दिया। इसीलिए इसका नाम क्या है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या ये बात समझ में आया, क्लियर है। अब आते हैं भाई इसका एक फाइनल केस पे, जब थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाए, है ना भाई, देखो जरा, थीटा अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो टाउ क्या हो जाएगा यार, PE साइन 90 डिग्री। और बोलो जरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है भाई, 1 होता, किस पे 90 डिग्री पे होता है। इसका मतलब टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा PE, मतलब क्या हो जाएगा मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। मतलब अगर ऐसे रखे हो, इस तरह से खड़ा कर दियो, पूरा टॉर्क क्या करेगा, पूरा सबसे ज्यादा टॉर्क लगेगा। और ये कंडीशन क्या है, ये इक्विलिब्रियम है, लेकिन छेड़ दोगे तो ये पूरा घूम के वापस आ जाएगा, उसको कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या ये बात समझ में आया। तो क्या होता है, तो हमारा टॉपिक क्या था कि कितना टॉर्क एक्सपीरियंस होता है डायपोल पे, है ना, जब उसे कहां पे रख दिया जाए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए। तो फोर्स तो 0 हो जाता है, लेकिन टॉर्क 0 नहीं होता। तो डायपोल को रखने से डायपोल क्या करेगा, रोटेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से क्या होता है, रोटेट करता है। बात आया समझ में, क्लियर है पूरा। अच्छा, और एक बात इंपॉर्टेंट चीज क्या समझे हम, कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल को अगर मान लो हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखे हैं और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में आया, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहाँ मूव करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज कहाँ मूव करेगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्क डन ऑन डायपोल प्लेज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम देखे, वो क्या देखे कि कभी भी कोई डायपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रखेंगे तो वो रोटेट करने लगता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब टॉर्क लगने पे क्या हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर भाई फोर्स या टॉर्क लगने पे अगर डिस्प्लेसमेंट हो तो फिर बॉडी के साथ क्या होगा भाई, वर्क डन होगा। क्या होगा, वर्क डन होगा। तो वही टॉपिक है हमारा, वर्क डन ऑन डायपोल प्लेज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कि मतलब कितना वर्क डन होगा डायपोल में, जिसे हम क्या रखेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। बात आया समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या होगा, अगर मान लो हम ड्रॉ कर लेते हैं फिर से एक बार यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिए, यहाँ पे रख दिए भाई 2 चार्ज, है ना, यहाँ पे मान लिया हमारा पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि पहले भी बता दिए, उस सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे फोर्स लगेगा, ऑपोजिट, जहाँ पे हमारा क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और नेगेटिव चार्ज कहाँ पे होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा, जो कि पहले भी बता चुके हैं। ये हमारा डायपोल है, कितने डिस्टेंस पे है, 2L डिस्टेंस पे, है ना। जैसा कि हम पहले अभी भी कैलकुलेट कर चुके,
है ना, ये मान लेते हैं हमारा ए है, ये बी है और हमारा सी है। तो इसका ए सी का वैल्यू कितना निकला था हमारे पास, 12 sin थीटा निकला था ए सी का वैल्यू, है ना। अब जरा समझना कि कितना वर्क डन होगा इन डायपोल पे। भाई कैसे निकालेंगे वर्क डन? वर्क डन के हमारे पास क्या फॉर्मूला जरा बताना, क्या होता है वर्क डन, है ना, वेरी गुड, वर्क डन इज एफ डॉट एस और एफ एस कोस थीटा। हम जानते हैं वर्क डन होता है एफ एस कोस थीटा होता है या एफ डॉट एस होता है, लेकिन चूंकि लीनियर फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, यहाँ पे क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, तो क्या वर्क डन इससे निकालेंगे? बिल्कुल नहीं। वर्क डन किससे निकालेंगे भाई? हम वर्क डन निकालेंगे टाउ से निकालेंगे, और डिस्प्लेसमेंट की जगह हम क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। लीनियर फोर्स की जगह में एंगुलर फोर्स, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर फोर्स इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। लेकिन एक बात बताओ जरा, क्या भाई एंगल कांस्टेंट है? जब ये डायपोल मोमेंट घूम रहा है तो क्या ये एंगल कांस्टेंट की एंगल बदल रहा है? एंगल बदल रहा है, तो यह थीटा लिखना होगा कि डी थीटा लिखना होगा? बात आया समझ में? हम यहाँ पे कैलकुलस का यूज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ वेरिएबल है भाई, थीटा हमारा कांस्टेंट नहीं है। उसी तरह से अगर ये वेरिएबल है, क्या वर्क डन कांस्टेंट होगा? वर्क डन भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। वेरी करेगा या नहीं करेगा? तो हमारे पास क्या फॉर्मूला मिला भाई, डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉ डी थीटा। बहुत ईजी है, घबराने का नहीं है। बोलो जरा, अच्छा हम जो वर्क डन कर रहे हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉ डी थीटा, मतलब फोर्स इंटू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। बात आया ना समझ में? अब जरा देखना, हम यहाँ पे लिखते हैं टॉर्क का भी जो वैल्यू डिराइव किए, किस में डिराइव किए, इससे प्रीवियस लेक्चर में डिराइव किए कि टॉर्क क्या था भाई हमारा, पीई साइन थीटा था। ये क्या हो जाएगा, डी थीटा। बात आया ना समझ में कि टॉर्क हमारा कैसे आया भाई, पीई साइन थीटा, पहले प्रूव कर चुके हैं, है या नहीं है? तो हमारे पास क्या मिलेगा, चूंकि ये हमारा वेरिएबल है तो इसे कांस्टेंट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा भाई, इंटीग्रेट करना होगा। क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो अगर हमें वर्क डन निकालना है, नेट वर्क डन निकालना है, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन ऑफ क्या, पीई साइन थीटा डी थीटा। अच्छा मान ले, कहाँ से कहाँ तक मान लेते हैं, कोई इनिशियल एंगल थीटा 1 से थीटा 2 तक ये हमारा डायपोल रोटेट कर रहा है। मान लो इनिशियली कोई एंगल में रखा हुआ है थीटा 1 पे, घूमने के बाद भी एंगल चेंज हो जाएगा, तो एंगल क्या हो जाएगा, थीटा 2 हो जाएगा। तो जब हम वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन क्या, देखो अब देखो इंटीग्रेशन तुम्हें सिखा चुके हैं, है ना, पहले भी, कि इंटीग्रेशन में जो भी वेरिएबल का मतलब जो भी चेंज हो रहा है वो इंटीग्रेशन के अंदर होगा। एंगल चेंज हो रहा है तो एंगल चेंज हो रहा है का मतलब साइन थीटा जो है, डी थीटा हमारा क्या है, वेरिएबल है, वो अंदर में रहेगा। और जो पीई है हमारा वो कांस्टेंट है, वो पीई कहाँ रहेगा, इंटीग्रेशन के बाहर रहेगा। तो क्या बचा भाई, थीटा 1 से थीटा 2 क्या हुआ, साइन थीटा डी थीटा। जब हम W निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे, क्या मिलेगा, PE। बताओ जरा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा, मालूम है ना, थीटा 1 से थीटा 2। चलो इसको आगे यहाँ पे सोल्व करते हैं। अगर देखेंगे तो हमारे पास मिलेगा W इक्वल टू, है ना, ये नेगेटिव साइन को क्या कर देते हैं भाई, बाहर लेके आ जाते हैं, क्या मिलेगा, माइनस PE। अब हम लिमिट पुट करते हैं, कैसे पुट करते हैं भाई, अपर माइनस लोअर, क्या हो जाएगा, कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। ये भी फॉर्मूला हो सकता है, या तुम लिख सकते हो माइनस PE, क्या लिख सकते हो, नेगेटिव को अगर अंदर लेके चले गए, फॉर एन एग्जांपल ये नेगेटिव को अंदर में मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस कोस थीटा 1 तो प्लस हो जाएगा, है कि नहीं, और हमारा कोस थीटा 2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे भाई, कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। बोलो जरा, दोनों यूज कर सकते हो, ऊपर नीचे किसी को यूज कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा वर्क डन कितना होता है डायपोल में, है ना। अब हमारा जो जनरल कंडीशन होता है ना, डायपोल को, है ना, वो कहाँ पे रखा जाता है, 90 डिग्री में लगते हैं। अक्सर बुक में क्या होता है, केस में क्या मान लेते हैं, तुम्हारा एक तो केस मान लिया जाएगा कि लेट से वहाँ पे केस मान लेते हैं कि थीटा 2 जो है हमारा, मतलब यहाँ से एक एंगल को क्या लिया जाता है, मान लो थीटा 1 हमारा क्या है, सॉरी थीटा 1 मान लो 90 डिग्री में, मतलब इनिशियली कैसा रखा गया, 90 डिग्री में रखा गया, डायपोल को कैसा रखा गया, 90 डिग्री में रखा गया। और मान लेते हैं कि थीटा 2 तो हमारा क्या है, थीटा है। तो बोलो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलो, ये कोस 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस PE कोस थीटा। मतलब अगर तुम जानना चाहते हो, है ना, मगर तुम कभी मैक्सिमम टॉर्क लगा दिए, मैक्सिमम टॉर्क कब लगता है, जब डायपोल कैसा रहे, 90 डिग्री में। तो अगर तुम मैक्सिमम टॉर्क लगाना चाहते हो किसी चीज़ में तो तुम्हें 90 डिग्री में लगाना होगा। तो 90 डिग्री में लगाने के बाद वो कितना एंगल घूमेगा,
थीटा 1 से 90 डिग्री से कितना एंगल घूमेगा, इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं, या वर्क डन भी निकाल सकते हैं। बात आया समझ में? दैट्स ऑल, थैंक यू।